मोलार मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपको इस मोलारिटी का इक्वेशन, इस मोलारिटी का सॉल्यूशन बनाना है ना। मोलारिटी क्या होती है हमारी? व्हाट डू यू मीन बाय मोलारिटी? फॉर्मूला? वाह। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, वो मोलालिटी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये मोलारिटी होती है। आपको 500 ml चाहिए सॉल्यूशन, मतलब आपका एक बीकर है जिसमें 500 ml सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन है, जिसकी मोलारिटी कितनी है? 0.375 m। उसके लिए आपको कितना सोडियम एसिटेट डालना पड़ेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, अब आपके पास इन तीनों में क्या क्या डेटा गिवन है? मोलारिटी दी हुई है 0.375, यही तो है मोलारिटी हमारे सॉल्यूशन की। नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता है, एन ले लेना इसको, डिवाइड बाय कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है? 500 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 500 अपॉन 1000, ये आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, कि इतना नंबर ऑफ मोल हमने सोडियम एसिटेट डाला था। मल्टीप्लाई करो तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.375 इंटू 500 अपॉन 1000। ठीक है, कैंसिल किए, कितना आ गया? 0.0375, अच्छा 1/2 आएगा ना, सॉरी। तो 0.1875 ऐसा आएगा, देखो। 0.1 टाइम में फिर 1 बचा 17, 8 आएगा 16, फिर एक बचेगा 7 और फिर 5, 1.87। बट ये मोल में है, आपसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? मास। इसने तो मोलर मास दिया है ब्रैकेट में। मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल कर दोगे तो मास इन ग्राम आ जाएगा। तो मास ऑफ सोडियम एसिटेट, मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज इक्वल्स टू 0.1875 इंटू 82.0245। बताइए लास्ट फाइनल कितना आ रहा है ग्राम? समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? तो रिवाइज करके आओ आप लोग, मैं तो आज जेई नीट वाले क्वेश्चन कराने वाला था, बट ऐसे रिवाइज नहीं करके आओगे तो कैसे चलेगा? कितना आ रहा है?
तो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है? सर 15.379 ग्राम। 15.379 ग्राम, ठीक है। क्या आ रहा था? 15.380 दिया है, चलेगा। 379। क्वेश्चन क्लियर है क्या? आपको मोलारिटी दी हुई है क्वेश्चन में, आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में सॉल्यूशन का, आपको मास पूछ रहा है, तो आप पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो और फिर नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद उसको मास में कन्वर्ट कर दो। फॉर्मूला यही है हमारा, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर, यानी कि मोलारिटी निकालनी है। मोल्स पर लीटर मतलब क्या होता है? मोलारिटी। आपको मोलारिटी कैलकुलेशन करना है इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी इतना। उस नाइट्रिक एसिड का डेंसिटी आपको दिया, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बीइंग 69%। जब भी ऐसा दिया रहेगा, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। इससे आसान क्या हो जाता है? 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, बाकी 31 ग्राम पानी है, क्योंकि 69% ऑफ 100 ग्राम इज 69 ग्राम। तो यहां से पता चल जाएगा 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है विच इज HNO3 एंड 31 ग्राम वाटर है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है ना, हमें तो सॉल्यूट चाहिए। क्योंकि मोलारिटी क्या होती है? व्हाट इज मोलारिटी? नेक्स्ट चीज होता है, फॉर्मूला लिख लो। व्हाट इज मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब इसमें से हमारे पास क्या है? दोनों नहीं है, दोनों ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर वाला चीज निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसी भी एसिड में सॉल्यूट क्या होता है? एसिड, और सॉल्वेंट क्या होता है? पानी। नाइट्रिक एसिड सॉल्यूट है और पानी क्या है? सॉल्वेंट, तभी तो एसिड बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? HNO3 का मोलर मास कितना होता है? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ HNO3? 1 प्लस 14 प्लस 48, 16 3 जा 48। कितना आ जाएगा ये? 48 प्लस 15 इज 63 ग्राम। 63 ग्राम पर मोल, 63 ग्राम। ये समझ में आ गया? ये क्यों निकाला हूं? एन निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? अभी फॉर्मूला देखे थे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। सही किया, देखो 69/63, कोई डाउट यहां पर? 69 ग्राम अभी अपन बात किए थे कि 69 ग्राम है, तो 63 से डिवाइड कर दिए, कितना आएगा ये? 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। बताइए क्या आएगा? 1 पॉइंट आगे एटलीस्ट 2-3 डिजिट तक निकालिए। 69 को डिवाइड करेंगे 63 से, एक बार में आएगा 63, रिमाइंडर बचा 6, जीरो लेके आए, 60 तो जाना नहीं वाला, तो 1.0, एक और जीरो लेके आते 600, ये अराउंड 9 टाइम्स जाएगा, है ना। 9 3 27 का 7 कैरी 2, 54 प्लस 2 इज 56, 3 3 33 आएगा रिमाइंडर। एक और ले लेते हैं लास्ट, 6 का टेबल 6 5 30, 5 बार में 1.095, ये नंबर ऑफ मोल आ गया, न्यूमरेटर निकल गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? कुछ दिया है और हमारे पास डेंसिटी, एक्जैक्टली, डेंसिटी से वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए मास अपन ने पूरे सॉल्यूशन का मास कितना लिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, तो निकल जाएगा वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जनरली जब भी क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है ना, वो वॉल्यूम निकालने के लिए दिया होता है, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 1.41। मास कितना है? 100 ग्राम शुरू में ही लिया हुआ हमने, तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा, कितना हो जाएगा वॉल्यूम? V इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.41। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? हाँ, वॉल्यूम की क्या यूनिट आएगी? हाँ, लीटर कैसे आएगी? आपने यहां ग्राम पर ml लिया है, तो ml में आएगा ना वॉल्यूम, तो ये कितना होगा? ये ml में होगा। वैल्यू निकालो तो कितनी होगी वैल्यू? जो दोनों ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 10,000 अपॉन 141। निकालो तो कितना आएगा? 10,000 अपॉन 141। या एक साथ एक बार में करेंगे, छोड़ दो उसको, अभी ml में रहने दो।
आगे डिवाइड तो करना ही है ना फिर से, तो वही करेंगे। चलो बताओ क्या करना है अब। पुट कर देते हैं इसको लीटर में कन्वर्ट करके। ऊपर क्या आएगा अपना 1.095 डिवाइडेड बाय, इसी को रखूंगा मैं, पर ये ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 अपॉन 141 इंटू 1000। क्या बोलते हैं, ऊपर लेके जाऊं उसको सबको तो कितना आ जाएगा 1.095 इंटू 1000 इंटू 141 डिवाइडेड बाय 10,000। सही है। ये 3 0 कैंसिल। बस बता दो फाइनल क्या आएगा आंसर। देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लेना। 1095 इंटू 141 बस करना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। हम्म, चेक करो फिर से। एक पॉइंट गड़बड़ की हो, हाँ। 15.4। हाँ तो 15.44 आंसर है, ठीक है। 15.44 एम लिखो या मोल पर लीटर लिखो, एक ही चीज है ना, समझ रहे हैं क्या। 15.44 मोलार एम या फिर मोल पर लीटर। आ गया मोलैरिटी, समझ आया ना। तो देखो जब भी कोई चीज निकालने बोला तो उसका तो फॉर्मूला पहले लिख डालो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए फॉर्मूले के लिए। और फिर देखो कि कोई चीज अवेलेबल है क्या। तो डायरेक्टली कोई भी चीज अवेलेबल नहीं थी, पर इसका मास परसेंटेज दिया था, वहां मास परसेंटेज से आपने निकाल लिया कि 69 ग्राम है, पर मुझे मास नहीं, मुझे तो मोल चाहिए, तो उसको मोल में कन्वर्ट कर दिए। मोल, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब आते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी डायरेक्टली नहीं दिया पर डेंसिटी दी हुई है, तो उस डेंसिटी से अपन ने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम। दोनों को डिवाइड कर दिए, हमारा मोलारिटी आ गया। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर मतलब क्या होता है आपका, सुक्रोस, केन शुगर, एक और क्या नाम है इसका, केन शुगर। C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume of 2 liter। मतलब ये पानी का वॉल्यूम नहीं है, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। आपने इतनी शक्कर डाली, आपने 20 ग्राम शक्कर डाली और पानी इतना लिया, इनफ वाटर यू हैव टेकन, ताकि ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाए, 2 लीटर। यानी यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको, सॉल्यूट का मास दिया है, मोल नहीं दिया है, पर निकाल सकते हैं मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन को निकालना रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मास इन ग्राम विच इज 20 अपॉन मोलर मास कितना होता है, अपन निकाल चुके 2 बार, 342 होता है इसका, करे हो ना पहले भी। ग्लूकोज का 180 होता है और सुक्रोज का 342 होता है, तो 20 अपॉन 342 इज योर नंबर ऑफ मोल्स। चलिए और क्या करना है अपने को, वॉल्यूम तो दिया है, बस दोनों को डिवाइड कर दो, मोलैरिटी निकालना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। मोलैरिटी कंसंट्रेशन निकालने बोल रहा है, मतलब मोलैरिटी इन मोल पर लीटर लिखा भी है, तो बस दोनों को डिवाइड कर दो, मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 20 अपॉन 342 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पहले से दिया हुआ है 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो 20 अपॉन 2 इंटू 342, ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स में, बस अब इसको निकाल लो, 10 अपॉन 342। 10 को डिवाइड करना है 342 से, 0.00 कुछ आएगा देखो। 1 मिनट,
सर 0.029। 0.0293। तो ये हो जाएगा आपका 0.0293 एम या मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करो, एक मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं फिर उसमें आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। मोल फ्रैक्शन क्या था? देखो डेफिनेशन, N1 अपॉन, हाँ मतलब x1 अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, तो आप उसी का नंबर ऑफ मोल ऊपर लेते हो और नीचे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर देते हो। और x2 निकालना है तो N2 अपॉन N1 प्लस N2, जिसमें दोनों का सम कितना आता है हमारा? 1। समझ रहे हैं? याद आ रहा है? मतलब अपन चीजें मोल फ्रैक्शन का मतलब ही समझो ना, हम मोल बाय मोल का रेशियो निकाल रहे हैं और इंटू 100 नहीं कर रहे, मतलब फ्रैक्शन में रखना चाह रहे हैं, परसेंटेज में नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब आपको दिया हुआ है कि molarity of a solution of ethanol in water if in which mole fraction of ethanol is 0.040। तो आपको डेटा क्या गिवन है? इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 माइनस करिए उसको, करिए आगे निकालो उसको पहले। मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं दोनों के, है ना? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा तो फिर मोलैरिटी के लिए अपन को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा सोल्यूट का। ऐसे नंबर ऑफ, अच्छा ठीक है, 1 माइनस, मतलब पानी बहुत ज्यादा है ना, मतलब 1 - 0.04 करोगे तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। हाँ हाँ, मतलब मैक्सिमम पानी है ना, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बहुत कम दिया हुआ है, मतलब पानी ज्यादा है, कहने का मतलब एक तरह का बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो इसमें लिखो, चलो नीचे एक काम करना, लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ऑफ C2H5OH, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो x1 x2 की जगह मैंने एक्स ऑफ इथेनॉल का फॉर्मूला यही होता है ना? दो कार्बन है ना, इथ बोल रहा है तो आपका दो कार्बन है इथेनॉल, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.040, ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब नीचे लाइन में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर कितना हो जाएगा? देखो 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम होता है। पानी एक ऐसा लिक्विड है जिसका 1 ग्राम उसके 1 ml के बराबर है, ऐसा सब में नहीं होता। उसका कारण है कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1। तो उस केस में आप बोल सकते हो कि उसका वॉल्यूम और उसका मास बराबर है, बिकॉज डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो m इज इक्वल टू वी लिख सकते हैं अगर डेंसिटी 1 है तो। बाकी किसी भी लिक्विड के लिए आप नहीं बोल सकते कि उस लिक्विड का 1 ग्राम उसके 1 ml के बराबर है। मतलब आप जब दूध लेते हो तो एक्चुअली वो लीटर में देता है आपको दूध, तो वो बोलना गलत है कि भैया 1 किलो दूध दे दो, वो तो आपको 1 लीटर दे रहा है। 1 लीटर इज नॉट इक्वल टू 1 kg ऑफ मिल्क, बट पानी में 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है बिकॉज उसकी डेंसिटी 1 होती है। ठीक है, तो 1 लीटर का मतलब कितना नंबर ऑफ मोल हो गया? 1000 ग्राम अपॉन 18। ये समझ में आया कैसे आया? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना है? 18। तो कितना हो जाएगा देखो, 5, 18 5 90 होता है ना, 5 फिर 10 फिर कुछ 5 5 5 5 चलता रहेगा क्या? देखो एक बार,
55.555 चल रहा है ना यही। फिफ्टी 55.55 मोल्स। ठीक है, अब देखो बस ये वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं N ऑफ H2O में। इसको तो नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि बहुत कम वैल्यू है ना। नीचे अगर आप बोल रहा हूं मैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है प्लस एक बहुत छोटा नंबर है, तो आप इन दोनों में से इस छोटे नंबर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आप देखो ना उसका मोल फ्रैक्शन कितना कम आ रहा है, मतलब उसका नंबर ऑफ मोल्स भी कम ही होगा अंदर, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो नीचे लाइन में लिखना N of C2H5OH plus N of H2O approximately equal to N of H2O. So finally, N of C2H5OH divided by N of H2O is equals to 0.040. मल्टीप्लाई कर दो उसको, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा आपका इथेनॉल का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना हो जाएगा? 55 इंटू 0.040, 55.55। कितना आ रहा है? 2.31 नहीं आ रहा है क्या? 2 पॉइंट कितना आ रहा है? ठीक है, वही आंसर है हमारा। N ऑफ C2H5OH इज इक्वल्स टू 2.220। क्या आ रहा है एग्जैक्टली? 2.30 नहीं आ रहा है? हाँ तो 2.20 ना मोल्स। अब देखो निकालना तो अपन को मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स 2.30, और हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या लिया? 1 लीटर ही लिए वाटर। देखिए ये तो बहुत कमी है ना इथेनॉल, मतलब जो वॉल्यूम पानी का है वही पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा, डिवाइड बाय 1, तो यानी यही इसकी मोलैरिटी भी आएगी 2.20 m। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.35। नंबर लिखते जा रहे हो ना क्वेश्चन का? 1.35 क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या बोल रहा है। स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें मोलैरिटी भी मिक्स कर दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl to give calcium chloride and CO2 according to the reaction। रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस्ड दिया हुआ है। बोल रहा है व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड, आपको कितना CaCO3 रिक्वायर्ड रहेगा टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। तो ये जो इतना डेटा दिया हुआ है ना आपको, इससे आपको HCl का पहले मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन को इसका मास निकालना है ना, तो इसके लिए इसका मास पता होना चाहिए कि हमारे पास मास कितना है उसका। ये तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उसका मास निकालना पड़ेगा, तभी तो आप फिर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो लगा पाओगे। अभी ऐसे क्या दिख रहा है आपको कि इसका किसका मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? 40 और 12 52, 52 एंड 48 इज 100 ग्राम रिएक्ट्स विथ हाउ मच? H का 1 हो जाएगा 35.5, 36.5 है ना, 35.5 है ना,
और 1 36.5 इंटू 2 तो 73 हो जाएगा ना, समझ रहे हैं क्या? 100 ग्राम को 73 ग्राम लगता है, ये हमें इक्वेशन से दिख रहा है। तो आपको बस ये निकालना है कि इसका मास कितना है। अगर ये पता चल जाएगा तो अब आप बता दोगे कि 73 ग्राम के लिए 100 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका जो भी मास आएगा उसके लिए कितने ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। समझ गए क्वेश्चन? तो जो भी मेहनत करनी है वो इसके लिए करनी है, मास निकालने के लिए। तो कैसे करोगे? आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में? आपके पास 25 ml HCl है और उसकी मोलारिटी दी हुई है। व्हाट डज दिस मीन? 0.75 m HCl का मीनिंग क्या है समझना पहले। 0.75 m HCl का मतलब है 0.75 मोल ऑफ HCl इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तब तो आएगा ना आंसर 0.75। 0.75 by 1 is 0.75। समझ गए क्या? मतलब 1000 ml में इतना मोल HCl है, और इतने मोल HCl का मास कितना होगा? मास कैसे निकालोगे इसका? 35.5 से मल्टीप्लाई कर दो। मास इन ग्राम इज इक्वल्स टू मोल इंटू मोलर मास। तो 0.75 मोल इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू 35.5 ग्राम HCl। हाँ सॉरी 36 पॉइंट, क्लोरीन ले लिया था मैंने। मास ऑफ HCl कितना है इसको ये बता दो जल्दी से मल्टीप्लाई करके। इतना 1000 ml में है, अपने पास तो 25 ml ही है। थाउजेंड ml ऑफ 0.75 मोल का वजन कितना आ रहा है? 36.5 इंटू 0.75 कितना आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने पर? 20 27 की 24? सर 27.375 ग्राम। आ रहा है ठीक है, फिर वही होगा 27.375 ग्राम। देखो ये जो मास है वो इसका मास नहीं है। अगर आपने इसी मोलारिटी का 1000 ml लिया होता ना तो ये उसका मास होता, पर हमने तो 25 ml ही लिया है। तो 1000 ml का जब मास 27.375 है तो 25 ml का मास कितना होगा? 27.375 अपॉन 1000 इंटू 25। ये कैंसिल कर देंगे, 25 वन टाइम में और ये 40 टाइम्स में। अब लास्ट एक और ये वाला कर दो तो मास आ जाएगा HCl का। इतना ग्राम HCl है एक्चुअली आपके पास। ट्वेंटी 27.375 डिवाइड बाय 40। कितना आएगा? 27.375 डिवाइडेड बाय 40। तो 0 टाइम्स में, हाँ 40 का टेबल तो इजी लग रहा होगा ना। 0.6 टाइम्स में 240, रिमाइंडर विल बी 33। 7 नीचे लेके आएंगे तो 337। 8 टाइम्स में 320, रिमाइंडर विल बी 17। 4 टाइम्स में 160, रिमाइंडर विल बी 15। अगेन 3 टाइम्स में 120, रिमाइंडर विल बी 30। एंड 7 टाइम्स में तो 6844 लिख दूं तो 0.6844 ग्राम HCl है आपके पास। देखो इतना दिया था, इससे तो यही दे देता कि आपके पास इतना ग्राम HCl है। अब देखो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसको नाप सकते हो ना वेइंग मशीन में रख के, बट अब क्वेश्चन पेपर में थोड़ा ना करोगे। क्वेश्चन पेपर में तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा।
तो एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, बट ये चीज दे करके थोड़ा सा टफ कर दिया क्वेश्चन को। हमको यही समझना है कि 0.75 m का मीनिंग होता है कि 0.75 मोल इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो उससे अपन को पता चल गया कि इतना ग्राम, पर वो 1 लीटर में है, तो 25 ml लोगे उसका, तो उसके अकॉर्डिंगली इतना ही ग्राम बचेगा उसमें। तो जो ना 1000 ml में इतना ग्राम है, तो 25 ml में इतना ग्राम HCl होगा। अब अपना स्टोइकोमेट्री में आ जाएंगे अपन कि 100 ग्राम को 73 ग्राम लगता है ना। 100 ग्राम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 73 ग्राम आपको HCl लगेगा। तो 1 ग्राम, या उल्टा करेंगे ना अपन, क्योंकि अपने पास तो HCl का मास है ना। आपको वैसे भी कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए वो निकालना है। तो 73 ग्राम HCl requires 100 gram of calcium carbonate, therefore 0.6844, correct? जा रहे 0.6844 gram HCl will require 100 upon 73 into 0.6844। ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो भी आएगा 684.4, सॉरी ज्यादा, 68.4, 68.44 डिवाइडेड बाय 73, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। बताओ फाइनल आंसर। जल्दी बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा। कितना आ रहा है? पहला नंबर 9 आना चाहिए। तो ये 73 का टेबल चलाओगे ना आप, आ रहा है? फिर उसके बाद नहीं पता मुझे, ये फिर वो निकालना पड़ेगा ना, रिमाइंडर रिमाइंडर। 0.93, 0.93, आगे एक नंबर और, एक डिजिट और। इसका 4 निकालो तो उसका कम से कम 3 तो निकालो। इतना क्यों भेदभाव कर रहे हो? 937, ठीक, 0.937 ग्राम। ठीक है, चलो। वैसे ये तरीका का गलत है, हमको फोर्थ डिजिट निकाल करके फिर थर्ड डिजिट राउंड ऑफ करना होता है ना। अगर आप फाइनल आंसर 3 डिजिट तक लिखना चाहते हो तो चौथा डिजिट निकाल करके तीसरा डिजिट फाइनलाइज करना होता है। ठीक है, देखिए फाइनल आंसर 938 है। वो तभी आया होगा क्योंकि आपका 7 के बाद अगला नंबर भी 5 से बड़ा होगा, तो आपने उसको राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे, 938 ग्राम। समझ गए क्या? तो अगर आपको लास्ट डिजिट फोर्थ में रिप्रेजेंट करना है तो पांचवा निकालना पड़ेगा। ठीक है, रीड करो इस क्वेश्चन को। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ABCDE। पांचों में कौन कौन से करेक्ट है वो आपको बताना है। पहला क्या बोल रहा है, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ये तो गलत है ना, वेट तो फोर्स होता है विच यू आर एक्सर्टिंग ऑन द ग्राउंड। मास होता है, इट इज द मास विच टेल्स अस द अमाउंट ऑफ मैटर। मास इज द फोर्स एक्सर्टेड। भाई तो डेफिनेशन उल्टी हो गई है, दोनों उल्टे, मतलब ए और बी जहां जहां भी है वो तो गलत है। ठीक है, फिर वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, सही है। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, वो करेक्ट है, सी सही है। डी क्या है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। एंड प्रिसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। प्रिसिशन और वो पढ़े हो आप लोग, प्रिसिशन और एक्यूरेसी नहीं पढ़े हो? चलो ठीक है, मैं बता दूंगा।
क्या बोल रहे हो? अच्छा ये भी तो कट गया ना, यही बचा, इसमें भी तो बी है ना। तो कई बार अगर सही आंसर नहीं पता ना तो एलिमिनेट द रॉन्ग वंस, तो सही वाला बच जाएगा। समझ गए ना? मतलब ये स्टेटमेंट जो सी डी लिखे वो करेक्ट है, ठीक है। मतलब नेगेटिव टेम्परेचर्स आर नॉट पॉसिबल इन केल्विन बट दे आर पॉसिबल इन सेल्सियस। और प्रिसिशन रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। देखो प्रिसिशन और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब आप अपने फाइनल रिजल्ट से कितने पास हो, उसको एक्यूरेसी बोलेंगे। प्रिसिशन मतलब होता है कि जैसे आपने, देखो जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो ना तो आप एक बार नहीं करते हो, उसको मल्टीपल टाइम करते हो, जिसको अपन ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। फिजिक्स में आप कभी एक्सपेरिमेंट किए लैब में, या केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो रीडिंग्स अपन लेते हैं वो एक नहीं लेते, बहुत सारी लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ना एक बार में गलत हो सके। मान लो मैंने आपको एक टेप दे दिया, बोलूंगा कि चलो इस हॉल का मेजरमेंट करो, कितना फीट का हॉल है। तो वसुधा ने स्टार्ट किया, मेजरमेंट करना चालू किया, तो सर 9.8 फीट आ रहा है। मैं बोला और निकालो दो तीन चीजें, तो एक बार 9.8 फीट निकाला वसुधा ने, एक और बार कैलकुलेट तो 9.6 ही आया, तीसरी बार की तो 9.7 आया, और चौथी बार करी तो 9.9 आया। मतलब ये सारी वैल्यूज बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, मतलब मेजरमेंट करने में ज्यादा गलती नहीं हो रही है। और फाइनल जो आंसर है ना वो एक्चुअली 10 फीट है। दे आर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑल्सो। तो इस टाइप की मेजरमेंट्स को मैं दोनों बोलूंगा कि ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है। ये प्रिसाइज भी है, और प्रिसाइज इसलिए बिकॉज सारे ऑब्जर्वेशन आपस में क्लोज है। ऐसा नहीं सर मेरा एक बार 5 फीट आया, फिर दूसरे बार 8 फीट आया, ये तो बहुत डिफरेंस हो गया ना। मतलब आप सो के कैलकुलेशन कर रहे हो, आप कैलकुलेट करते करते केयरलेस हो बहुत, यू आर नॉट डूइंग द एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली। क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर है ना, जो आपका आंसर आ रहा है वो एक्चुअल आंसर से ही बहुत दूर है। तो ये ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। मतलब गलती भी आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। गलती अच्छे से करते तो सर 5 फीट के बाद अगला 5.1 फीट आ रहा है, सर अगला 5.2 फीट आ रहा है, अगला 5.3 फीट आ रहा है, तो इट इज नॉट एक्यूरेट बट प्रिसिशन है। प्रिसिशन क्यों है? क्योंकि क्लोज तो है, ऑल द वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, बट एक्यूरेट नहीं है बिकॉज कोसों दूर है आपका आंसर एक्चुअल वैल्यू से, यू आर फार अपार्ट। समझ रहे हैं ना? तो सही मेजरमेंट तो यही होता है कि आपका मेजरमेंट प्रिसाइज हो, यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन में क्लोजनेस हो, एंड द ऑब्जर्वेशंस आर वेरी क्लोज टू द फाइनल आंसर, एक्चुअल आंसर। समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ये है 5 और 8 वाला, नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। फिर जो मैंने एक बार बताया कि 5.1 5.2 ये वाली है, वो प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट। समझ गए ना? चलो आगे बढ़े। The molarity of a 70% mass by mass aqueous solution of monobasic acid. मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं? जिनके पास एक H पॉजिटिव होगा, जैसे HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड। इसके लिए बेसिसिटी वर्ड यूज करते हैं, याद करिए। उसके लिए एसिडिक वर्ड यूज करते थे, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, डाई बेसिक एसिड। H2SO4 इज अ डाई बेसिक एसिड। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो HCl हो सकता है एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मतलब मोनोबेसिक एसिड का एग्जांपल है ये। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है? द मोलैरिटी ऑफ अ 70% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोबेसिक एसिड X इज डैश M। मोलैरिटी नहीं पता है, मतलब मोलैरिटी आपको निकालने बोला है। 70% बोल रहा है, मतलब अपन पहले मान लेंगे कि मेरे पास 100 ग्राम एसिड है, तो उससे पहले ही पता चल जाएगा 70 ग्राम एसिड है और बचा हुआ 30 ग्राम वाटर है। और क्या दिया क्वेश्चन में? गिवन डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज इतना। ये क्यों दिया है? ताकि आप वॉल्यूम निकाल सको। बिकॉज मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड फॉर फाइंडिंग मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मास भी दे दिया, देखो कितना अच्छा है, मोलर मास दे दिया आपको 70 का। तो 70 बाय 70 नंबर ऑफ मोल कितना आया? 1। फॉलो कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? 1। कैसे 1 आया? आपने खुद अभी 70 ग्राम एसिड माना था और 70 उसका मोलर मास भी है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? N इज इक्वल टू 70 बाय 1। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? 1। ओके, अब बच्चा बस वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे आप, जल्दी बताइए?
डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है 1.25। मास कितना आपने लिया था शुरू में 170 मत ले लेना, 70 तो HCl का मास है, पर हमें जो डेंसिटी दी है वो तो सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो आप मास भी तो सॉल्यूशन का लोगे, तो 100 याद ध्यान देंगे ना, गलती ना करे कि 70 ले लिए या 30 ले लिए, अपॉन V। तो क्या हो जाएगा V 100 अपॉन 1.25 या फिर 10,000 अपॉन 125। ये तो कैंसिल हो सकता है, कितने बार में जाएगा 125 का टेबल, 8 बार में जाएगा, 80 आएगा क्या, 80 ml, 80 ml। तो फिर क्या मोलारिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया अपॉन 80। बट ये आपको आंसर जो लिखा है ना वो 10⁻⁻1 के फॉर्म में लिखने बोला है, तो सॉल्व करना पड़ेगा उसको, है ना, 1/80। एक्चुअली वो ml है ना, लीटर में कन्वर्ट करोगे, है ना, 1000/80 बोलना फिर, है ना, वो तो 80 ml निकाले हो ना, और हमारा वो तो लीटर में होता है नीचे, तो क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 80। आप बताओ क्या आएगा 1000 अपॉन 80, 1 बार में 80, रिमाइंडर बचा 20, 0 16, सॉरी 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 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में 160, रिमाइंडर बचा 40, 12.5 नहीं, तो 12.5 को इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, 125। वेरी गुड, क्या हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻1। तो आंसर एक्चुअली 125 है, ऑप्शन में होगा ABCD में एक 125 होगा, समझ रहे हैं क्या, पक्का। तो याद रखना जब भी ये परसेंटेज दिया होगा ना, ये काम करना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसा करने पे आपने खुद ही ने मास दिखा दिया, और मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। Quantitative analysis of an organic acid X shows following percentage composition: कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है इसका, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो मास निकल ही जाएगा। चलो जल्दी से टेबल बना लेते हैं फटाक से। कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। कार्बन इज 14.5 ग्राम, क्लोरीन इज 64.46 ग्राम, और हाइड्रोजन इज 1.8 ग्राम। क्या करेंगे, इसके मोलर मास से डिवाइड करें तब तो आएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्टली कॉलम बनाता हूं, 14.5 डिवाइडेड बाय 12, 64.46 डिवाइडेड बाय 35.5 एंड 1.8 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ गया 1.8। अब ये दोनों देखो क्या आएगा, ये भी अप्रॉक्स वही आएगा 1 पॉइंट कुछ, है ना, 14.5, हाँ जी 14.5 डिवाइडेड बाय 12, 1.20 आ रहा है। और ये क्या आएगा, ये भी ये 1.8 कुछ आएगा, 64.46 डिवाइडेड बाय 35.5 इज 1.81, 1.8 ही ले लो। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3। नेक्स्ट स्टेप सिंपल मोलार रेशियो, क्या बोलते हैं उसको, कॉलम को सिंपल मोलार रेशियो 1.2 से सबको डिवाइड करेंगे, ये 1 आएगा, ये 1.5 और ये भी 1.5। अब 1.5 तो होल नंबर नहीं है, तो एक और कॉलम बढ़ जाएगा यहाँ पे, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 3 3। क्या है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, C2H2H3, सॉरी C2H3Cl3। ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, बट आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालने बोला है, तो कर दो। ये हो जाएगा 12 इंटू 2 24 प्लस 3 प्लस 35.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 35 इंटू 35, 35 प्लस 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 105, 106.5, 106.5। नहीं, ऐड करो तीनों को, कितना हो जाएगा 27 प्लस 106, 106 एंड 20, 133.5 आएगा, 133.5। पर अपन को आंसर को 10⁻⁻1 के फॉर्म में लिखना है।
तो 1335, हाँ 1335 इंटू 10⁻⁻1। समझ गए क्या? अच्छा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि ये मासेस दिए हुए हैं ना, हम हालांकि वही लेके चले हैं, पर अगर कुछ और दिया रहता ना तो फिर अपना थोड़ा सा चेंज हो जाता। हालांकि यहाँ तो अप्रोक्सीमेशन हम करते ही हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ऑप्शन का क्यों दिया है? ओके, अरे नहीं नहीं है, नहीं अपन एक गलती कर दी है, हमने ऑक्सीजन को लिया नहीं है। एक्चुअली ये सब मिला के 100 हो भी नहीं रहा है। हाँ, वो 100 से माइनस करके ऑक्सीजन भी है इसमें। देखो भैया, ऑक्सीजन भी है, कितना होगा देखो तो, माइनस करके 100 माइनस क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, 14.5 और 64.46 और 1.8, बचा 19.24। 19.24 इज योर ऑक्सीजन। तो 19.24 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा ये? मेरे ख्याल से 1.2 ही आना चाहिए, है ना? देखो तो एक बार, 1.16, 19.24 डिवाइडेड बाय 16, यस 1.2, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो O2 भी है भैया ना, O2 मतलब कितना हो जाएगा, 32 और ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये 165 हो जाएगा, सुने क्या, 165.5 हो जाएगा, तो ये 1655 हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये चीज ध्यान रखना भैया ना, अगर ऐड करके 100 नहीं आ रहा है ना, तो बचा कुचा कुछ और होगा चौथा। जनरली कार्बन नहीं दिया रहता है, और यहां क्या लिख देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम समझ जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो हो गई, तो यहाँ कार्बन ना दे करके बाकी सब चीज दिया रहेगा, तो बचा कुचा परसेंटेज कार्बन हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन दे दिया है, ऑक्सीजन नहीं दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। Concentrated nitric acid is labeled as 75% by mass. The volume in ml of the solution which contains 30 gram of nitric acid is. The concentrated nitric acid is labeled as 75% by mass. Volume in ml of the solution which contains 30 gram of nitric acid is. अभी अपन जो नाइट्रिक एसिड वाला क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था देखो तो, वो 63% दिया, 69% दिया था ना। सिक्सटी थी तो उसका मोलर मास है, 69% दिया था ना, हाँ 75% बाई मास। वो तो 100 ग्राम में होगा ना, 100 ग्राम अगर मेरे पास है तो 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, एंड रिमेनिंग 25 ग्राम मेरे पास वाटर है, ठीक है। बट आपके पास जो सॉल्यूशन दिया उसमें तो 30 ग्राम ही है ना, तो 30 ग्राम के हिसाब से मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, अगर सेम परसेंटेज अपन चलाएं तो 75 ग्राम के लिए 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 30 ग्राम के लिए सॉल्यूशन का मास कितना होगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप जब 100 ग्राम लोगे तो उसमें 75% के हिसाब से 75 हुआ, बट आपने कितना बनाना है, 30 ग्राम ही है नाइट्रिक एसिड आपके पास, तो 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड होता है कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड के लिए सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 100/75 इंटू 30, विच विल बी 4 एंड दिस इज 3, दिस इज 10, 40 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, तब जाके 30 ग्राम उसमें नाइट्रिक एसिड होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 40 ग्राम तो आपका सॉल्यूशन का मास निकला है, और आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो उसके लिए सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी के हिसाब से डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, 1.25, सॉल्यूशन का मास कितना है 40 ग्राम, समझ गया ना 40 कहां से निकाला हमने,
100 का 75% 75 होता है और 40 का 75% 30 होता है। 40 का 75% क्या होगा? 30, ठीक है। 40 अपॉन v, तो v कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 1.25 कितना? 32। हाँ, ये आंसर तो 40 से कम ही आएगा वैसे भी, तो इस पूरे ऑप्शन में 40 से कम तो एक ही वैल्यू है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये ऑप्शन वाला खेलोगे ना, तो नो नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। अगर आपको लग रहा है कि 40 बाय कोई बड़ा नंबर कर रहा हूं, तो आंसर तो कभी भी 40 से बड़ा नहीं आ सकता। तो तीनों ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन आपका जो नंबर है 40 या 40 से बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 32 वाला। आप निकाल दिए थे क्या वैल्यू? नहीं जरूरत था, ठीक है। चलो चलो ये लास्ट करते हैं, फिर एंड करते हैं। एक्स ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या होता है बेंजोइक एसिड? हाँ, बेंजीन में ही, ये बेंजीन क्या होता है आपका? C6H6 होता है बेंजीन। नहीं, OH नहीं, वो तो फिर अल्कोहल हो जाएगा। COH, तो फिर एक H को हटाना पड़ेगा। आप, ये तो बेंजीन है जिसका फॉर्मूला C6H6 है, करेक्ट। अब अगर आपको COH लगाना है तो एक जगह से आपको H को हटाना पड़ेगा। देखिए ये क्या है? CH। तो यहां अगर आप COOH लगाए तो ऑटोमेटिकली यहां से एक H हट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H5COOH। ये होता है बेंजोइक एसिड, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद aqueous NaHCO3 release CO2 that occupied 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो x इज कितना ग्राम है जी? इक्वेशन लिखो बेंजोइक एसिड और इसका। देखो कोई भी एसिड, या आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी एसिड को अगर आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट में ऐड करोगे तो आपको एक तो मिलेगा उसका सॉल्ट विच इज C6H5COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन होता है हमारा, और रिएक्शन बैलेंस भी है पूरा। समझ रहे हैं क्या? तो आप देख रहे इसका मास कितना होगा? व्हाट इज द मास ऑफ दिस? मोलर मास कितने? टोटल 7 कार्बन है, 6 और 7 हो गया ना, तो 84 प्लस हाइड्रोजन 6 है प्लस ऑक्सीजन 2 है, 32। कितना हो जाएगा मास? 90 प्लस 32 इज 122 ग्राम। सही जा रहे हैं ना? 7 है तो 84, 6 है तो 6 और 2 है तो 32, तो 90 प्लस 32 122 ग्राम, करेक्ट है। तो 122 ग्राम मिलके 44 ग्राम बनाता है, क्या बोलते हो? या फिर 22.4 लीटर्स। पर आपको कितना मिल रहा है? तो इसको आधा किए तो उसको भी आधा कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 61। समझो अच्छे से एक बार टाइम लेकर के, है ना। आपके इक्वेशन के हिसाब से 122 ग्राम बेंजोइक एसिड जब कंबशन होता है, इधर ध्यान दो, जब 122 ग्राम बेंजोइक एसिड का कंबशन होता है तो 22.4 लीटर गैस बनती है। एक मोल है मतलब 22.4 लीटर, एसटीपी बोल दिया है ना, तो सही है 22.4 मान सकते हैं। तो हमारे पास तो पर गैस इतनी निकली 11.2, यानी कि इसकी आधी 11.2 लीटर निकली है, तो ये कितना होगा? ये भी आधा होगा, 61। क्लियर है ये? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो मैंने 13-14 क्वेश्चन निकाले थे जेई और नीट के आपके यूनिट 1 से, जिसमें अपन 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, बचे हुए 6-7 क्वेश्चन एक क्लास और लेते हैं ना। मैं सोचा था हो जाएगा, बट वो एनसीईआरटी के भी 5-6 क्वेश्चन बच गए थे ना, इसलिए ये रह गया। तो ये बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। तो नेक्स्ट क्लास विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू।